अमन फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश पाठक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कूलम के नियम और कूलम के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये हम लोगों ने पढ़ा था। आज का हम लोग का वीडियो है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत से पहले हम लोग एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, कूलम के नियम का सदिश स्वरूप। आइए देखते हैं कूलम के नियम का सदिश स्वरूप क्या है। मान लेते हैं कि Q1 एक आवेश है और Q2 भी एक आवेश है। मान लेते हैं कि एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है। दोनों के बीच की दूरी R है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है। एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, दोनों के बीच की दूरी R है। तो कूलम के नियम से हम जानते हैं कि F इजकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। कूलम के नियम से हम जानते हैं कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर कूलम के नियम से होता है। ठीक है, तो कूलम के नियम से दो समान आवेशों के बीच समान आवेशों के बीच विकर्षण और असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है, ये पढ़ लिए हैं। तो ये जो बल है Q1 Q2 पर बल लगाएगा या Q2 Q1 पर बल लगाएगा, दोनों के आवेश का, दोनों के बल का ये परिमाण है। लेकिन Q1 Q2 पर जो बल लगा रहा है उसका परिमाण, उसका मान, या Q2 Q1 पर लगा रहा है उसका परिमाण, इसी को ज्ञात करने के लिए Q1 Q2 पर लगाया गया बल या Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल ज्ञात करने के लिए हम लोग कूलम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करते हैं। तो वो कैसे होता है, ये देखिए। यहां पर हम लिख दे रहे हैं R12, यहां लिख दे रहे हैं R21। R12 का मतलब है कि R12 कैप, R12 कैप, इसका मतलब है R12 का कि 1 से 2 की ओर की ये दिशा है। R12 एक सदिश है, एकांक सदिश है जो दिशा को व्यक्त करता है। R12 का मतलब है जो दिशा है वो देखिए 1 से 2 की तरफ, मतलब इधर। R21 का मतलब है 2 से 1 की तरफ, ये दिशा हो गया। अब हम लिखेंगे कि Q1 पर Q2 पर Q1 के द्वारा लगा बल। ध्यान दीजिए क्या लिख रहा हूं मैं। Q2 पर Q1 के द्वारा लगा बल, मतलब इस आवेश पर इसके द्वारा लगा बल, माने ये आवेश इस आवेश पर बल लगा रहा है। तो F जो है ना 2 1, F21 बराबर, आप बल एक सदिश राशि है, आप सदिश रूप में इसको व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए इसका निशान दिया है F नहीं 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर R12 कैप। ये हुआ Q2 पर Q1 के द्वारा लगा बल। ध्यान दीजिए, Q2 पर Q1 के द्वारा लगा बल, तो Q2 पर ये Q1 बल लगा रहा है, तो इसकी दिशा इधर होगा। तो कौन सा है एकांक सदिश लेंगे? R12। R12 का मतलब 1 से 2 की डायरेक्शन है और F21 का मतलब 2 पर 1 के द्वारा लगा बल, माने 1 ये Q1 जो है Q2 पर जो बल लगाएगा उसका डायरेक्शन इसी इधर होगा, इसलिए एकांक सदिश R12। इसी प्रकार Q1 पर Q2 के द्वारा लगा बल, तो F12 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। अब 12 है तो 12 का मतलब है कि 1 पर 2 के द्वारा लगा बल, 2 है, 1 पर 2 के द्वारा लगा बल, तो उसका डायरेक्शन यहाँ 2 है, तो R21। अब देखिए कि एक बार फिर देखिए, Q1 और Q2 दो आवेश है जो R दूरी पर स्थित है। तो Q1 भी Q2 पर बल लगाएगा और Q2 भी Q1 पर लगाएगा, Q1 भी Q2 पर लगाएगा और Q2 भी Q1 पर लगाएगा। तो Q1 जो Q2 पर लगाएगा उसकी दिशा है R12। R12 का मतलब है 1 से 2 की। R12 कैप एकांक सदिश है जो बताता है कि जो दिशा है बल का वो 1 से 2 की तरफ है।
और R21 बता रहा है कि इसकी दिशा है 2 से 1 की ओर। तो Q1 जो Q1 पर जो Q2 पर, इस पर Q1 के द्वारा जब बल लगेगा वो तो हमारा ये है F21, और उसका उल्टा कर देंगे Q1 पर। अब इस पर Q2 के द्वारा जो लगा बल होगा 1 F12। F12 का मतलब 1 पर 2 के द्वारा लगा बल, तो 2 के द्वारा 1 पर जो बल लगेगा इसकी दिशा इधर होगा ना, इसलिए R21। एक बात हम लोग देख रहे हैं, R12 R21 की दिशा तो अलग अलग है, तो लिखेंगे चूंकि R12 इक्वल टू माइनस R21, R12 बराबर माइनस R21 उल्टा है, इसलिए F21 इक्वल टू माइनस F21। ठीक है। और न्यूटन का तीसरा गति का नियम से भी जो बल लग रहा है वो परिमाण में तो बराबर है, दिशा में विपरीत है। यही हम लोग को होता है कूलम के नियम का सदिश स्वरूप। एक बार फिर देखते हैं, कूलम के नियम का सदिश स्वरूप सिर्फ ये बताता है, कूलम के नियम के सदिश स्वरूप से ये पता चलता है कि आवेश Q1 Q2 पर बल लगाता है या Q2 Q1 पर बल लगाता है। तो दो आवेश Q1 Q2 है, R दूरी पर स्थित है। अब यहाँ पर समझ लीजिए R12 का मतलब R21 का मतलब, ये समझ गए तो ये भी आसान है। R12 का मतलब दिशा है 1 से 2 की ओर, मतलब इधर। R21 का मतलब है दिशा है 2 से 1 की ओर। तो यहाँ पे हम जो लिखे हैं Q2 पर Q1 के द्वारा लगा बल, तो Q2 पर इसके द्वारा लगा बल, तो ये जब इस पर बल लगाएगा तो इसकी दिशा तो इधर होगा ना, इसकी दिशा किधर होगा, इधर होगा। इसकी दिशा किधर होगा, Q2 पर Q1 के द्वारा लगा बल, Q2 पर Q1 के द्वारा लगा बल, इसकी दिशा इधर होगा, इसलिए R12। अब Q1 पर Q2 के द्वारा लगा बल F12, इसका उल्टा होगा। अब यहाँ अब Q2 Q1 पर लगा रहे हैं ना, तो R21। यही है हमारा कूलम के नियम का सदिश स्वरूप। अगर आप चित्र में दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे दिखा सकते हैं कि इसका दिशा इधर है F21 और इसका दिशा इधर है F12। ये है कूलम के नियम का सदिश स्वरूप। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। कूलम के नियम दो आवेशों के लिए काम करता है। मान लीजिए कि अभी भी लोग पढ़े थे, पहले ही पढ़ा है, Q1 Q2 दो आवेश हो, R दूरी पर स्थित हो, तो उनके बीच लगा बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। ये हमारा है। लेकिन अगर एक आवेश के चारों तरफ एक से ज्यादा आवेश हो, 2 3 4, तब इसके बल को ज्ञात करने के लिए, कूलम के नियम सिर्फ दो आवेशों के लिए काम करता है ना, Q1 Q2, लेकिन एक आवेश के आसपास 2-3 आवेश हो तो उस पर लगा बल, उस आवेश पर लगा बल ज्ञात करने के लिए हमको अध्यारोपण का सिद्धांत समझना होगा कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। दो आवेशों के लिए कूलम का नियम, लेकिन दो से अधिक आवेश के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत जो है वो है क्या। मान लीजिए, माना कि आवेश Q1 के चारों तरफ, मान लीजिए Q1 Q2 Q3 Q4 ठीक है, Q। अब Q पर, Q के आसपास Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, क्या रहा इसे और भी मान सकते हैं, Q5 भी ले लेते हैं। तो अब अगर Q पर Q1 बल लगाता है, Q1 और Q के बल लगा, अगर इसका बल हमको निकालना हो Q और Q1 के बीच, तो कूलम के नियम से निकालेंगे। लेकिन Q पर Q1 भी लगाए, Q2 भी लगाए, Q3 भी लगाए, Q4 भी लगाए और Q5 भी लगाए, तब कूलम के नियम से एक साथ 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q3 ऐसा तो नहीं निकाल सकते हैं। तो Q पर ये पूरा आवेश कितना बल लगाता है ये ज्ञात करने के लिए कूलम के अध्यारोपण का सिद्धांत से हम निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे? अध्यारोपण का सिद्धांत है क्या, किसी आवेश पर अन्य अनेक आवेशों के द्वारा लगा बल उस आवेश पर अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बल के सदिश जोगफल के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि Q पर Q1 का बल लगा दीजिए, Q2 का लगा दीजिए, Q3 का लगा दीजिए, Q4 का लगा दीजिए, Q5 का, माना इसके बीच कूलम के नियम से
इसके बीच कूलम के नियम से, इसके बीच कूलम के नियम से, इसके बीच कूलम के नियम से, इसके बीच कूलम के नियम से निकाल करके सबको जोड़ देंगे सदिश योग में, तो निकल जाएगा ध्रुवपन के सिद्धांत से Q पर कितना बल होगा। तो माना कि आवेश Q पर Q1, Q2, Q3, Q4 तथा Q5 के द्वारा लगा बल F1, F2, F3, F4 तथा F5 हो तो आवेश Q पर लगा बल F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5। पहले इस सिद्धांत को समझते हैं कि किसी आवेश पर अनेक आवेश के द्वारा लगा बल, फिर से देखिए, किसी आवेश पर अनेक आवेश के द्वारा लगा बल, किसी आवेश पर, इस आवेश पर अनेक आवेश के द्वारा लगा बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बल के, अलग अलग आवेश के द्वारा लगाए गए बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। मतलब कि Q पर Q1 बल लगाता है F1, Q2 बल लगाता है Q पर F2, Q3 लगाता है F3, Q4 Q पर लगाता है F4 और Q5 सब इस पर बल लगा रहा है और उसका मान इसका इसके बीच जो लग रहा है F1 है। इस अच्छा, दो आवेश के बीच तो कूलम के निकल जाता है, तो इसका मान F1 है, इसका मान F2 है, इसके बीच F3 है। इस तरह से सबको हम जोड़ देंगे सदिश योगफल के रूप में, तो हमारा Q पर लगा कुल बल ज्ञात हो सकता है, हो जाता है। तो दो आवेश अगर है तो उसको हम कूलम के नियम से ज्ञात कर देते हैं, लेकिन दो से अधिक आवेश है तो कूलम के नियम से कैसे ज्ञात करेंगे। ऐसा तो फॉर्मूला नहीं लिखा जा सकता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ऐसा तो फॉर्मूला होता नहीं है। तो दो आवेश जो होता है, दो आवेश के बीच जो लगा बल है वो तो कूलम के नियम से ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन दो से जो अधिक बल है उसको हम अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करते हैं। एक बार फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ, किसी आवेश पर अनेक आवेश के द्वारा, अनेक का मतलब यहाँ 5 आवेश है और भी आवेश हो सकता है, अनेक आवेश के द्वारा लगा बल, किसी आवेश पर अनेक आवेश के द्वारा लगा बल, उस आवेश पर अलग अलग आवेशों द्वारा लगे बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। मतलब कि Q1 जो Q पर बल लगा रहा है उसको ज्ञात कर लीजिए, Q2 Q1 पर Q पर लगा रहा है उसको ज्ञात कर लीजिए, Q3 Q पर लगा रहा है ज्ञात, उसी तरह Q4 Q5 पर लगा रहा है उसको ज्ञात कर लीजिए, सबको सदिश योगफल के रूप में जोड़ दीजिए तो हमारा Q पर लगा बल F प्राप्त हो जाएगा और यही है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद हमारा ये जो हम पढ़ लिए आज, क्या क्या पढ़ लिए, कूलम के नियम का सदिश स्वरूप और अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अब हम लोग इसी में कूलम के नियम की सीमाएं क्या होता है, सीमा का मतलब कूलम के नियम, सीमाएं का मतलब होता है कूलम के नियम कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, इसी को हम लोग को समझना है। तो इसमें है, यह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। पहला, यह आवेश, यह जो बल है कूलम का जो नियम है, कूलम का जो नियम है वह सिर्फ स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत, इसमें आवेश स्थिर रहेगा। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में जितना चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आवेश चलेगा नहीं, गति की अवस्था में नहीं होगा, आवेश रुका हुआ रहेगा विराम की अवस्था में। तो विराम की अवस्था में अगर आवेश है तभी ये काम करता है। अगर कूलम के नियम तभी काम करेगा जब दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 10⁻⁻15 मीटर से अगर दूरी कम होता है तो कूलम का नियम काम नहीं करता है। यही 2-3 पॉइंट है कूलम के नियम की सीमाएं। बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। बिंदु आवेश का मतलब है कि थोड़ा वो आवेश देखने पर भी बिंदु की तरह दिखाई दे, जैसे दो बहुत बड़ा बड़ा आवेशित गोला हो और उसकी करोड़ों किलोमीटर दूरी हो, तो दोनों आवेश उस दूरी के तुलना में बिंदु आवेश कहलाएगा। ठीक है,
तो वह बिंदु आवेश का मतलब है कि दो कूलम का नियम बिंदु आवेशों के लिए काम करता है। कूलम का नियम स्थिर आवेशों के लिए, आवेश स्थिर है तब कूलम का नियम काम करेगा। और तीसरा है कि कूलम का नियम तभी काम करेगा जब उसके बीच की दूरी 10 के पावर माइनस 15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, तब कूलम का नियम काम करता है। तो ये हमारा है कूलम के नियम का सीमा है। अब हम लोग ये इस चैप्टर में जो अभी तक पढ़े हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े थे विद्युत आवेश, उसके हिस्ट्री इतिहास। विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के कारण। दो तरह का आवेश होता है, धन आवेश एवं ऋण आवेश, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़े थे आवेश के गुण। आवेश जोगात्मक होते हैं, आवेश अदिश राशि होने के कारण इसको हम जोड़ सकते हैं। आवेश जोगात्मक होते हैं, आवेश संरक्षित होते हैं, ठीक है। रगड़ने से पहले कुल आवेश, रगड़ने के बाद कुल आवेश दोनों बराबर होता है। अब दो आवेश समान आवेशों के बीच विकर्षण और असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तो इसमें समान आवेशों के बीच विकर्षण होता है और असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तो जो विद्युत दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को, दो आवेश Q1 और Q2 होगा, लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। और ये बल कितना, इसका मान क्या होता है कूलम के नियम से ज्ञात करते हैं। दो आवेश होगा तो, ठीक है। अब कूलम के नियम सदिश स्वरूप बताता है कि पहला आवेश दूसरे पर बल लगा रहा है या दूसरा आवेश पहले पर बल लगा रहा है। और ये कथेपन का सिद्धांत, अगर किसी आवेश पर अनेक आवेश बल लगा रहा हो, किसी आवेश पर अनेक आवेश बल लगा रहा हो, तो इस आवेश पर कुल बल कितना लगा, ये निकालने के लिए किस दो आवेश के बीच कूलम के नियम से निकाल लीजिए और उसको सबको सदिश स्वरूप में जोड़ दीजिए। हमारा Q पर कितना बल लगा ये निकाल सकते हैं। सिंपल इसको समझ सकते हैं कि Q पर ये भी हमला कर रहा है, ये भी हमला कर रहा है, ये भी हमला कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी करते हैं। इसका निकाल लीजिए कितना बल से हमला कर रहा है, ये कितना बल से हमला कर रहा है, सबको सदिश रूप में जोड़ दीजिए। क्योंकि बल एक सदिश राशि है, इसलिए सदिश योग में इसको जोड़ना पड़ेगा। और फाइनल हम लोग को F का मान Q पर कुल कितना बल लगा ये हम लोग पता कर सकते हैं। तो हम लोग ये पढ़े कूलम के नियम की सीमा है, कूलम के नियम कहाँ कहाँ काम करता है, किस कंडीशन में काम करता है, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। और आगे हम लोग, ठीक है, एक दो पॉइंट्स और है नेक्स्ट चैप्टर के लिए, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही।